नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। कल उसका एक लेक्चर हो चुका है, आज ये सेकंड लेक्चर है। कल कहाँ तक करे थे? प्रतिबिंब रचना तक कर लिए थे, आज उसके आगे करेंगे, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं कहाँ से? हम लोग गोलीय दर्पण से। कहाँ से? गोलीय दर्पण से। अब गोलीय दर्पण में क्या बताई थी? कल पढ़े थे ना गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कल पढ़े थे ना, स्फेरिकल मिरर। अभी भी तो रिवाइज कराई हूँ। क्या होता है गोलीय दर्पण? जोर से बोलो। आप बोलो, बोल रहे हो ना? हाँ, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? गोलीय होता है। अब इसका कितना प्रकार? इसका भी कितना प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन सा दो प्रकार? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जैसे ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोला का खोखला भाग बोल रही हूँ। अगर इसको 20 से काट देंगे तो दो दर्पण बन जाएगा, ठीक है। और उसके एक सतह पे क्या कर देंगे हम लोग? उसको पॉलिश कर देंगे। तो जो परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ रहता है, वो क्या रहता है? अवतल दर्पण। क्या रहता है वो? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ओके। और जिसका परावर्तक सतह कैसा रहता है? उभरा हुआ रहता है, वो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पता चल जाएगा आपको। मिरर पहचानना अगर आएगा तो पता चल जाएगा। प्लेन मिरर, जिसका सरफेस क्या रहेगा? प्लेन रहेगा, तो क्या है? वो समतल दर्पण है। जिसका परावर्तक सतह क्या रहेगा? धंसा हुआ रहेगा, वो क्या हो गया? अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, वो क्या हो गया? उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्लियर है। अब इसमें आगे जब प्रतिबिंब रचना पढ़ेंगे तो कुछ कुछ वर्ड आएगा, जैसे मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। तो वो सब चीज है क्या, वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक मिरर से बता रही हूँ, आप लोग दूसरे मिरर से जस्ट उसको इमेजिन करते जाना, ठीक है। अब ये किसी गोले के भाग को हम लोग काट दिए हैं, समझ लो, ठीक है। अब ये आधा गोला है, ठीक। अब इसके एक सतह को हम लोग क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। हो गया पॉलिश? हो गया ना। अभी किसी गोले का ही तो भाग है ना, तो मैं इस गोले को अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट कर दे रही हूँ, ठीक है। बन गया। अब इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं तो ये मध्य बिंदु होगा। तो इस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव या फिर पोल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? ध्रुव या पोल। अब ये गोला है, तो गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा? बिना केंद्र के गोला बनता है क्या? डिवाइडर से भी बनाते हो तो एक जगह पॉइंट करते हो, उसके बाद खींचते हो, तो केंद्र बनता है कि नहीं बनता है? तो इस गोले का भी कोई केंद्र होगा, तो उस केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। इसको शो करते हैं सी से, इसको शो करते हैं पी से। अब इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं?
मैं तो सिर्फ इसको मिलाने वाली रेखा की बात की, आगे भी बढ़ेगा ना वो रेखा, काल्पनिक रेखा पूरे ये इसको पूरा ऐसे मिलाएगा, तो उसको उस काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी, इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है? सेंटर से परिधि तक की खींची गई दूरी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या। तो ये सेंटर है और ये परिधि में एक बिंदु है, तो यहाँ से खींचेंगे रेखा तो वो तो त्रिज्या ही होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक। अब फोकस क्या होता है? फोकस किसी भी बिंदु से निकलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाता है ना, यह आते हुआ प्रतीत होता है, वही बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? वही बिंदु फोकस कहलाता है। और फोकस कहाँ बीच में होगा? वक्रता केंद्र और पोल के बीच में होगा। ठीक है। अब इस फोकस और ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलेंगे? पोल तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? किसको क्या क्या बोलते हैं ये समझ में आ गया? आया कि नहीं? हाँ ना कुछ नहीं बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो बैठे हो तो एक्टिव होके बैठो। अब मैं किसी को भी पूछूंगी तो वो बता पाएगा? आप बताइए सर, मुख्य अक्ष क्या है? कहां से? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। फोकस क्या है? उसको बोलो, आपके बगल वाले को। फोकस क्या है सर? आप बताओ मैडम। आप बताओ मैडम। नहीं, वो एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है उसका। जोर से बोलो, लास्ट वाले को भी सुनाई देना चाहिए। सुनो इधर। फोकस बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ ध्यान से सुना करो। आपतित किरण परावर्तक सतह पर टकराएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आएगी या आती हुई प्रतीत होगी, वही बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो फोकस समझ में आया? अब कल हम लोग पढ़ लिए थे प्रतिबिंब रचना के नियम, आज आप लोग के लिए एक बार फिर से रिवीजन। ठीक है, तो इसके नियम कितना? 4। पहला नियम देखो, थ्योरी में सिर्फ बोल रही हूँ, इमेज से समझना। ये क्या हो गया? मिरर। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और ये क्या है? पोल या ध्रुव। ठीक है, अब ये क्या है? फोकस। ठीक, पहला नियम। मैं क्या बोली? प्रतिबिंब हम लोग को पाना है तो मुख्यतः कितने किरणों को लेंगे हम लोग? 2 किरणों को। कितने किरणों को लेंगे? 2 किरण को। तो 2 किरण से लेके समझते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या बिंदु से चलकर आने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तक पृष्ठ पर क्या होती है? आपतित होती है। वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो ये चला गया। जस्ट नीचे से भी उसको भेज सकते हैं, सेम टू सेम। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी और कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? इमेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? समझ में आया? ये क्या था? प्रतिबिंब रचना का पहला नियम था।
क्या था प्रतिबिंब रचना का? ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम देखो, ये क्या है? परावर्तक सतह है, ठीक है, परावर्तित पृष्ठ है, परावर्तक सतह। लिखिए मत, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ब्लैक बोर्ड में ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या है? बार बार बोलो ताकि याद हो। ठीक है, अब देखो, कोई एक आपतित किरण जब वक्रता केंद्र से होकर परावर्तक सतह पर क्या होती है? आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है। जस्ट इसको इधर से भी तो भेज सकते हैं, गई वापस इसी दिशा में आ जाएगी। तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। समझ में आया? यहाँ पर अभी मैं कोई वस्तु नहीं बनाई हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी वस्तु से बनाकर भेजते हैं ना, तो सेम इसी साइज का बनता है। ये अभी आके देखेंगे, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब रचना देखेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ नियम याद करो। पहला, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो कहाँ से होकर जाएगी? अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो वक्रता केंद्र में ही आएगा। अब थर्ड क्या है? ठीक है, अब थर्ड देखो, पहला क्या बताई थी? अब इसको जस्ट अपोजिट रखना। अगर कोई फोकस से होकर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाएगा, है कि नहीं? ये मुख्य फोकस से होकर जा रहा है परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर निकल जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। ये क्या है? थर्ड रूल है। 3 रूल हो गया, समझ में आ गया? और जब यहाँ ध्रुव से होकर जब किरण क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ पर मतलब आपतित होती है, तो उसका प्रतिबिंब किधर बनता है? परावर्तन के पश्चात इधर, इसके पीछे, मिरर के पीछे। तो वो चौथा नियम है, ठीक है। जब कब जाए, कहां से जाए? पोल से जाए, तब। ये तीनों नियम याद हो गया? अवतल उत्तल दर्पण याद हो गया, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम भी कल बता दी थी मैं, कैसे टाइप का होता है उसमें। समतल दर्पण वाला कल बता दी थी ना। समतल दर्पण में सदैव सीधा आभासी वस्तु के बराबर बनता है। कल बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी ना। दूसरा समतल दर्पण में क्या होता है? उसमें पार्श्व बदल जाते हैं। लेफ्ट हैंड दिखाओ तो क्या दिखता है? राइट हैंड दिखा रहे हैं वैसे दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर, ये पहला। दूसरा, उसका पार्श्व बदल जाता है। और तीसरा क्या? हमें प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर प्राप्त होगा दर्पण में जितने दूरी पर उस वस्तु को रखा जाए। जैसे कि सामने मिरर है, मैं एकदम दूर में खड़ी हूँ तो इमेज भी मेरा ऐसा लगेगा बहुत दूर में दिख रहा है। मैं जितना पास जाऊंगी ऐसा लगेगा इमेज क्या है? एकदम पास में है। गौर किए हो इस बात को? नहीं किए हो तो आज जाके आईना देखोगे ना तो गौर करना, ओके, ठीक है। अब चौथा है, आपतित किरण को स्थिर रखकर अगर हम लोग दर्पण को कितना घुमाएं? थीटा कोण, तो परावर्तित किरण को कैसे घूम जाता है? 2 थीटा कोण घूम जाता है, ठीक है। जैसे आपतित किरण को स्थिर रखे, दर्पण को 40 अंश घुमा दिए, ठीक है, तो हमारा परावर्तित किरण कैसे घूम जाएगा? बोलो ना, 2 थीटा तो बोल रही, तो 2 से गुना कर नहीं सकते? 40 गुना 2 80, 80 कौन से घूमेगा? तो ये क्या है? समतल दर्पण में नियम है। तो यहां तक क्लियर है भाई? अब थ्योरी देख लो, फिर बोलोगे थ्योरी नहीं दिखाए। देखो, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन समझ में आया था? परावर्तन के नियम समझ में आया था? मिरर, देखो आभासी प्रतिबिंब हमेशा किधर मिलेगा? उधर। उसमें परावर्तन के पश्चात जो किरण होती है ना, उसका काल्पनिक रेखा हम पीछे और खींचते हैं, तब हमको क्या मिलता है? उसका प्रतिबिंब। वो क्या है? वही आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब तो हमको डायरेक्ट मिल जाता है इधर। दोनों में अंतर बता दी थी, ठीक है।
कि आभासी हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक कैसे बनता है, उल्टा बनता है। इसमें प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती है, किसमें, आभासी में। वास्तविक में वास्तव रूप से आती है। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें किया जा सकता है। समतल दर्पण वाला बता दी मैं, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। इसमें पार्श्व बदल जाते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को, इस घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं। और समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसी दूरी पर प्राप्त होता है जितने दूरी पर उसको दर्पण के सम्मुख रखा जाए। और आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो कैसे घूम जाता है परावर्तित किरण। गोली दर्पण में बता दी, यदि कांच के गोले खोखले किसी भाग को काटकर उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो हमको बिना पॉलिश तल वाला परावर्तक, प्रकाश का परावर्तक होने लगता है। मतलब जिधर से हम लोग पॉलिश नहीं किए रहेंगे, प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा, बिना पॉलिश वाले से ना, ठीक। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बता दी मैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण जिसका परावर्तित पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ या धंसा हुआ रहता है, और जिसका परावर्तित पृष्ठ उभरा हुआ रहता है वो क्या है, उत्तल दर्पण है। ये देखो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब मैं बता दी थी। ध्रुव क्या होता है, ठीक है, ये ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। वक्रता केंद्र क्या है, जो गोले का केंद्र है, जो खोखले गोले का जो केंद्र है वही क्या है, वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष है। वक्रता त्रिज्या बता दी, केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। फोकस बता दी थी, क्या है, फोकस दूरी बता दी थी। अब फोकस तल क्या है, देखो, किसी गोले दर्पण के मुख्य फोकस से उसके मुख्य अक्ष के लंबवत जाने वाला तल क्या है, फोकस तल है। प्रतिबिंब रचना के नियम भी बता दी मैं, चारों नियम इमेज के थ्रू आप लोग एक बार और देख सकते हैं। एक साइड वाला इमेज में बताई थी अवतल वाला, उत्तल वाला आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके अब देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इसमें 6 कंडीशन देखेंगे कि वस्तु जब अनंत पर हो तब कैसे प्रतिबिंब मिलेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब कैसे प्रतिबिंब मिलेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब वस्तु की स्थिति क्या होगी, मतलब तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जब फोकस पर हो तब, जब फोकस और ध्रुव के बीच हो तब। 6 कंडीशन हुआ, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है। जब अनंत पर रहेगा तो अलग मिलेगा, वस्तु का आकार छोटा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। अब जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार क्या मिलेगा, छोटा मिलता है, ठीक है। ऐसे करते करते जाएंगे। तो पहला कंडीशन देखना, सबसे पहले हेडिंग डाल लेना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो कितने, 6, कितना, 6। पहला देखना, पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत में हो। अनंत मतलब हमको दर्पण से उसकी दूरी नहीं मालूम, तो वही क्या होगा, अनंत दूरी होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अवतल दर्पण देख रहे हैं, अवतल दर्पण में क्या बताई थी, जिसका परावर्तित पृष्ठ क्या हो, धंसा हुआ हो। मुख्य अक्ष बना देते हैं, मुख्य अक्ष बन गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र।
यहाँ डायरेक्ट इसी में से बताऊं? देखो कंडीशन समझ रहे हो? वस्तु कहाँ है? अनंत में। देखो यहाँ पास कहाँ पास रखा है हमको पता नहीं है कि नहीं? अनंत मतलब हमको दर्पण से उसकी दूरी पता नहीं है अभी, तो अनंत से आ रही है प्रकाश समझना, ठीक है? तो 2 किरण लेना है बताई थी। तो वस्तु कहाँ है? अनंत में। उसका एक किरण कहाँ जा रहा है? सॉरी, देखो प्रतिबिंब रचना के नियम याद है ना? नियम याद है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब पहला किरण कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। पहला किरण कहाँ से आ रहा है? तो फोकस से आता है, तो परावर्तन के पश्चात किधर जाता है? मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है। ये देखो एरो इधर है, ठीक? तो पहला किरण चला गया। दूसरा, अगर वक्रता केंद्र से जाता है तो वापस किसी दिशा में लौट जाता है? वापस वक्रता केंद्र की दिशा में लौट जाता है। तो यहाँ हमको दोनों रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? दोनों फोकस पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? दोनों फोकस पर। अब वस्तु कहाँ है? अनंत में। उसका प्रतिबिंब हम लोग को कहाँ मिल रहा है? फोकस में। तो जब वस्तु को अनंत में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ मिलता है? फोकस में। कैसा मिलता है? उल्टा मिलता है, ठीक है? उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, छोटा या फिर बिंदु आकार का भी मिलता है, ठीक है? छोटा या फिर बिंदु आकार का। तो कंडीशन लिखना, जब वस्तु कहाँ रखे? अनंत पर रखे, तो कैसे मिलता है हमको? उल्टा, वास्तविक, छोटा या फिर बिंदु आकार का मिलता है। फोकस पर मिलेगा। ये क्लियर? दूसरा देखें। दूसरा क्या है? जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के मध्य हो, तब अब एक निश्चित दूरी है। निश्चित दूरी है कि नहीं है? इमेज अच्छा क्लियर दिख रहा है? क्लियर है इमेज कि मैं दूसरा बनाऊं? अब वस्तु को कहां पास रखे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इधर अनंत और ये क्या? वक्रता केंद्र। अभी हम लोग को कहां पास मिल रहा था जब पूरा अनंत में था? तो अब देखो, अब प्रतिबिंब यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। एक किरण आई मुख्य अक्ष के समानांतर, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। चले गई? चलेगी कि नहीं चलेगी? चले गई, ठीक है? अब एक किरण कहां से आएगी? वक्रता केंद्र से, ठीक है? आई और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अभी प्रतिबिंब कहां पास मिला? दोनों रेखा कहां प्रतिच्छेद करी एक दूसरे को? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है? तो प्रतिबिंब हमको यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है? तो कंडीशन समझ में आया? जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमको कहाँ मिल रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कैसे मिल रहा है हमको? उल्टा, वास्तविक, वस्तु से छोटा। कैसे मिल रहा है? उल्टा, वास्तविक, वस्तु से छोटा। अब तीसरा, अब तीसरा देखना। अब वस्तु को कहां पास रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अब यहाँ पास था, अब कहाँ रखेंगे? यहाँ। समझ में आ रहा है भाई? शांति से बैठे हो? कहाँ पे रख दिया हम लोग वस्तु को? ठीक, हाँ। देखो, एक किरण
कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अब देखो एक किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो यहाँ किए एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए कि नहीं किए? तो हमको प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेगा? वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र में ही वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? वक्रता केंद्र पर ही मिलता है, वस्तु के बराबर मिलता है। यहाँ पे वस्तु से छोटा मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा है? वस्तु के बराबर मिल रहा है, वस्तु के बराबर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे मिल रहा है? उल्टा और वास्तविक, उल्टा है और वास्तविक है। तो ये तीन कंडीशन समझ में आया? किसी को कोई डाउट होगा तो अभी पूछ लो, पूछो। ठीक है, अब 4th नंबर देखते हैं। अब कहाँ पास रखे थे? अभी कहाँ रखे थे वस्तु को? अब कहाँ पास रखेंगे? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, ये समझ में आया? एक किरण कैसे जाएगी? अब आप लोग बोलो। ठीक, एक किरण थोड़ा सा इमेज इधर इधर हो गया। ठीक है, यही पे कट रहा है। ये ना इधर बहुत दूर में कटेगा। ठीक है, मेरे से इमेज अच्छा से नहीं बन रहा है, लेकिन ये बहुत दूर में कटेगा और क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको कहाँ पास मिलता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इधर अनंत है और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच मिल रहा है। वस्तु से कैसे मिल रहा है? बड़ा मिल रहा है, वस्तु से बड़ा मिल रहा है। जस्ट इसका अपोजिट भी याद कर सकते हो। जब दूसरा वाला कंडीशन देखे थे ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे, तो यहाँ पे हम लोग को प्रतिबिंब मिल रहा था इन दोनों के बीच में। अब जब इन दोनों के बीच में वस्तु को रखे हैं तो इधर प्रतिबिंब मिल रहा है। कंडीशन रिलेट कर पा रहे हो? वैसे ही फर्स्ट कंडीशन जैसा आएगा। जैसे फर्स्ट में अनंत से प्रकाश आ रहा था तो कहाँ मिल रहा था? फोकस में। अब जब फोकस में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत में मिलता है। कहाँ मिलता है? अनंत में मिलता है। ये चौथा कंडीशन समझ में आया? कैसे मिलेगा? वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। कहाँ पे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये देखो, ठीक है, समझ में आया ये वाला इमेज? अब देखो, अब कहाँ पास रख दिए वस्तु को? फोकस पे रख दिए। एक रेखा गया मुख्य अक्ष से समानांतर और कहाँ से आ गया? वापस फोकस से ही आ गया। एक वक्रता केंद्र से आया और उसी दिशा में वापस। अब ये देखो, एक दूसरे से पैरेलल ही चल रहे हैं। अभी अनंत तक जाएंगे और अनंत में किसी बिंदु पर मिलेंगे। अब वो अनंत कितना है वो हमको पता नहीं है। ठीक है,
तो जब फोकस पर रखते हैं वस्तु को तो कहाँ पर प्रतिबिंब मिलता है हमको? अनंत में। और जब अनंत में रख रहे थे तो कहाँ पर मिल रहा था? तो जब फोकस मिल रहा था तो छोटा एकदम बिंदु आकार का मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? अब यहाँ पर क्या मिलेगा? वस्तु से बहुत बड़ा मिलेगा। हम लोग पता नहीं हम लोग को कितना बड़ा मिलेगा वो नहीं पता। देखो ना, इसी को एकदम दूर करते जाओगे तो वो वस्तु है उससे बड़ा इमेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये 5वां कंडीशन हो गया। अब 6वां कंडीशन देखो, ये बस बाकी लोग से अलग है। बाकी सब में उल्टा मिल रहा था, वास्तविक मिल रहा था कि नहीं? अब इसमें सीधा और आभासी मिलेगा केवल एक कंडीशन में। और वो कंडीशन कौन सा है? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? अब ये देखो, फोकस में रखे थे अभी, अब अभी उससे भी आगे बढ़ा दिए। ये ध्रुव था और ये क्या है? फोकस। एक रेखा गया मुख्य अक्ष समानांतर और कहाँ से आ गया? फोकस से हो गया। और एक वक्रता केंद्र से गया और वापस उसी दिशा में क्या हो गया? लौट गया। लेकिन अब इसको क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? काल्पनिक रेखा खींचेंगे। ये जो परावर्तक सतह था ना, ये परावर्तित किरण था, उसका क्या खींचेंगे हम लोग? इधर इमेजिनरी रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो इमेजिनरी रेखा है परावर्तित किरण का, वो जाके किसी बिंदु पर क्या करेगी? मिलेगी दर्पण के पीछे। और इधर ही क्या बनेगा? उसका फिर इमेज बनेगा। और ये इमेज कैसे रहेगा? सीधा रहेगा और आभासी रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा। तो ये कंडीशन बस अलग था। बाकी सब में हमको दर्पण के इसी पार मिल जा रहा था, वास्तविक मिल रहा था और उल्टा मिल रहा था। इसमें क्या मिल रहा है? सीधा और आभासी। तो ये कंडीशन बस अलग है। और वस्तु से कैसे मिल रहा है? बड़ा मिल रहा है। अब ये देखो, ये वाला जो चार्ट देखोगे आप लोग तो आपको जो पूरा 6 कंडीशन है वो एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। बता दूं इसको कि आगे बढ़े? अनंत पर रखेंगे तो कहाँ मिल रहा था? कैसे मिल रहा था? या और बिंदु आकार का। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे थे तो कहाँ मिला? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच मिला। वास्तविक मिला, उल्टा मिला, वस्तु से छोटा मिला। वक्रता केंद्र पर रखे तो वक्रता केंद्र पर ही मिला उसका प्रतिबिंब। वास्तविक मिला, उल्टा मिला और वस्तु के बराबर मिला। अब जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे, ये देखो, जस्ट अपोजिट है कि नहीं है कंडीशन? जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और जस्ट अपोजिट क्या था? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे थे तो कहाँ मिला था? तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, जैसे अभी प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम देंगे तो उसमें आएगा कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? ऑप्शन ए में रहेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, ये दर्पण के पीछे। ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो जब कंडीशन आपको थ्योरी जब याद रहेगा तभी ना जाके ऑब्जेक्टिव बना पाओगे, है कि नहीं? तो ये कंडीशन याद हुआ, वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा और वस्तु से बड़ा मिलेगा। अब जब फोकस पर रखे थे तो अनंत पर मिल रहा था, जब अनंत पर रखे थे, समझ में आ रहा है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा मिलेगा। यहाँ बिंदु आकार का मिला था, जस्ट उसका अपोजिट बहुत बड़ा मिलेगा। और 6वां कंडीशन क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखेंगे तो दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और वस्तु से बड़ा रहेगा। ये कंडीशन बस क्या है? अपवाद स्वरूप टाइप लग रहा है हम लोग को, है ही नहीं? तो इतना याद हुआ। अवतल दर्पण के 6 नियम पूरे याद हो गए। अब उत्तल में 6 है क्या? नहीं है, इसमें केवल 2 है। एक तो जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा किसी भी दूरी पर हो। इस पे नहीं बताया कि वक्रता केंद्र में रख रहे हैं या फोकस पर रख रहे हैं या दोनों के बीच में रख रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। तो ये उत्तल दर्पण वाला है, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? अवतल, कॉनकेव मिरर पढ़े थे। आप क्या पढ़ लेते हैं? कॉन्वेक्स। उसके बाद इसका उपयोग और क्लास आज खत्म, ठीक? और उपयोग से तो खास तौर पर ऑब्जेक्टिव आता ही है, ठीक है? कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक? जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसे होगा? ये क्या हो गया? जिसका उभरा हुआ भाग रहता है वो कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? उत्तर।
उत्तल, ठीक है। कौन सा मिरर? उत्तल, कॉन्वेक्स मिरर। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगी, अनंत मतलब समझ गए ना, अनंत पर रहेगी और परावर्तन के पश्चात टकराएगी उधर और वापस चले जाएगी, लेकिन वो भी कहाँ मिलती है? फोकस। लेकिन उसके लिए क्या खींचना पड़ता है हमको? काल्पनिक रेखा खींचना पड़ता है, ठीक है। आई और इधर परावर्तित हो गई, तो इधर जब काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो इधर के फोकस में वो लोग क्या होंगे? मिलती हुई प्रतीत होंगे। इसमें क्या हो रहा है? मिल रहा है क्या? एग्जैक्ट है? नहीं मिल रहे हैं, मिलाना पड़ रहा है, मतलब मिलती हुई क्या हो रहा है? वो प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए प्रतीत होने वाला किस में आता है? उत्तल दर्पण में आता है, ठीक। तो जब अनंत से आता है तो कहाँ मिलता है? फोकस पर मिलता है। कहाँ मिलता है? फोकस पर मिलता है। और जब वस्तु दर्पण के सम्मुख किसी भी स्थान पर स्थित हो तो कहाँ पास मिलेगा? ये ध्रुव और इधर के फोकस के बीच में। ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। अब इधर किसी भी स्थान पर रखेंगे ना, अब मैं नहीं बता रही हूँ कि वक्रता केंद्र है कि फोकस के बीच में है, इधर बता रही हूँ क्या? नहीं बता रही हूँ, किसी भी स्थान पर बोल रही हूँ। तो इधर अगर किसी भी स्थान पे रखेंगे तो उधर कहाँ मिलेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में मिलेगा, आभासी रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। कैसे रहेगा? वस्तु से आभासी रहेगा, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा रहेगा। इसमें केवल दो कंडीशन है, ठीक। अनंत पर रखे, फोकस में मिला, बिंदु आकार का मिला, सीधा आभासी उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा इमेज मिलता है। कैसे मिलता है हमको? सीधा इमेज, आभासी। अनंत और ध्रुव के बीच में जब रखते हैं इस साइड, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में उसका क्या मिलता है हमको? इमेज प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा रहता है, सीधा रहता है और आभासी रहता है। अब देखो अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो दाढ़ी बनाने के लिए जिस आईने का यूज करते हैं वो कैसा मिरर रहता है? अवतल। कैसा मिरर रहता है वो? अवतल मिरर। क्यों? वस्तु को अलग अलग कंडीशन में, मतलब अलग अलग दूरी में रखोगे, इमेज कैसा मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। वास्तविक मिलता है, उसमें वास्तविक इमेज मिलता है कि मिलता है? मिलता है। और डॉक्टरों द्वारा कान, गला आदि की जांच करने में जो जिस दर्पण का यूज होता है, वो लोग रखे रहते हैं ना जांच करने के लिए ऐसा, तो वो क्या होता है? वो भी अवतल दर्पण होता है। क्योंकि वो क्या करता है? वो जो प्रकाश किरणें रहती है ना, उसको एक बिंदु पर क्या करता है? फोकस करता है, ठीक है। इसीलिए वो लोग देख पाते हैं, जांच कर पाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टरों द्वारा कान, गला इत्यादि की जांच करने में कौन से मिरर का यूज होता है? और ऑब्जेक्टिव भी सेम इसी प्रकार का आता है। और ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ठीक है, कि डॉक्टरों द्वारा कान, गला की जांच करने में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है। बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न। तो कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? याद रहेगा? भूल जाओगे क्या? ठीक है, पेपर में गलत करके नहीं आना। टॉर्च, सर्च लाइट या वाहन के लैंपों में परावर्तित के रूप में, ठीक है। हेडलाइट जो रहता है हमारे गाड़ी का उसमें, ये फिर टॉर्च है। टॉर्च क्या करते हैं? एक जगह पर फोकस करता है। टॉर्च में अगर ऐसा जलाऊं और देविका दीदी के ऊपर मारूं तो उसी के ऊपर जाएगा ना फिलहाल, कि अभी दुर्गा के में आ जाएगा? नहीं। हेडलाइट भी वही करता है, रोड में एक जगह फोकस करके हमको दिखाते हैं ना रोड, तो उसमें कौन सा मिरर लगा रहता है? अवतल दर्पण। लेकिन जस्ट अपोजिट जो हमारे गाड़ी का साइड मिरर रहता है, जिसमें हम लोग देखते हैं ना पीछे से कौन ओवरटेक कर रहा है भाई हमको, तो वो कौन सा मिरर रहता है? वो उत्तल दर्पण रहता है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब दिखाता है कि नहीं? दिखाता है ना। उल्टा दिखाता, अगर गाड़ी उल्टा रहा है करके तो हम लोग जान पाते क्या कैसे जा रहा है करके? नहीं जान पाते, है कि नहीं? तो मोटर वाहन में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा मिरर? उत्तल मिरर। साइड मिरर है वो क्या है? उत्तल है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। जबकि हमारा हेडलाइट क्या है? अवतल है, कॉन्केव है। याद रखना, ये वाला तो पता नहीं कितने बार पूछा गया होगा अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, कि मोटर वाहन के साइड मिरर में, मतलब साइड मिरर किस टाइप का होता है? जिसमें हम लोग ट्रैफिक देखते हैं, तो किस टाइप का होता है? उत्तल। किस टाइप का होता है वो? उत्तल। देखे हो कि नहीं? अपना अपना साइड मिरर आज जाके चेक करना उत्तल दर्पण है कि नहीं है ना। सबको में सीधा सीधा दिखता है ना, गाड़ी छोटा छोटा दिखता है। इतना बड़ा ट्रक छोटा के रूप में हमको पता चल जाता है कि आ रहा है करके।
उसमें बाइक कितना बड़ा रहता है, लेकिन उसमें छोटे रूप में पता चल जाता है कि नहीं भाई बाइक आ रहा है एकदम साइड से, हम लोग को रास्ता देना चाहिए, ठीक। और सड़क या चौराहे पर लगी बत्तियों के परावर्तक के रूप में। अब मैं सर्च लाइट बताई, सर्च लाइट क्या करता, वो फोकस कर रहा था, है ना, प्रकाश को समेटने का काम कर रहा था। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है वो प्रकाश को फैलाने का काम करता है। क्या करने का? तभी तो एक जगह स्ट्रीट लाइट है, थोड़ा दूर तक रोशनी फैलता है कि नहीं फैलता है। मैं टॉर्च लगाऊंगी तो केवल और केवल उसी जगह पे फोकस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रीट लाइट लगा दिए, समझ लो, ठीक है। अब मैं इसमें क्या लगा दी, अवतल दर्पण लगा दी। क्या लगा दी? तो प्रकाश ज्यादा दूर तक फैलेगा क्या? नहीं, वो तो सिर्फ एक जगह पे फोकस हो जाएगा। जो स्टडी लैंप रहता है वो फोकस करता है कि नहीं करता है, तो उसमें कौन सा मिरर लगा रहता होगा? आता। लेकिन वही अगर हम लोग स्ट्रीट लाइट देखे, अभी जाके देख लेना, रात को देखना, ठीक है। रात को जब जलेगा ना स्ट्रीट लाइट सबके घर का, घर साइड का, तो देख लेना प्रकाश को फैला रहा है कि नहीं। और वो कौन सा मिरर? उत्तल मिरर। कौन से मिरर? तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। टॉर्च वाला क्या है? अवतल है। टॉर्च वाला क्या है? स्ट्रीट वाला क्या है? हाँ, उत्तल, कॉन्वेक्स, ठीक है। हेडलाइट क्या है गाड़ी का? अवतल। हेडलाइट क्या है? जबकि साइड मिरर क्या है? कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। यहां तक क्लियर? अब एक रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये वाला नोट कर लेना। अवतल दर्पण में रेखीय आवर्धन एक से कम या एक से अधिक हो सकता है। किसमें? अवतल दर्पण में एक से कम या एक से अधिक होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में रेखीय आवर्धन सदैव एक से कम होता है। ये नोट करने वाला पॉइंट था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कैसा होता है। ऑप्शन ए रहेगा एक, ऑप्शन बी रहेगा एक से कम, ऑप्शन सी रहेगा एक से अधिक, ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव जस्ट इसमें आएगा। अगर उत्तल दर्पण में तो क्या लगाओगे? एक से, इसमें ऑल ऑफ दी अबव लगाओगे क्या? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देख के लगाना। तो ये इतना समझ में आया? तो परावर्तन चैप्टर आप लोग का कंप्लीट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहां से बना लोगे, मैं बाद में ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, ठीक है। चैप्टर एक दो और कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर सबका मिक्स करके ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तो आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन वाले को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।